चलिए स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 5। कल हम लोगों ने करे थे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल कर रहे थे। नॉन आइडियल में अब कर रहे हैं हम लोग क्या, पॉजिटिव डेविएशन वाले के एग्जांपल्स कर लेते हैं ना। तो पॉजिटिव डेविएशन समझ आ गया था सबको? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया था? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे, एग्जाम्पल करने हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए 2 3 4। एनसीईआरटी लाए, पहले एनसीईआरटी के लिखेंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पहले याद होने चाहिए, फिर उसके बाद पहला एग्जाम्पल लिख लो, इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। दूसरा लिखिए एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। बेंजीन प्लस एसीटोन। बेंजीन प्लस एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3 होता है। दूसरा क्या बोला था मैंने, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2, कार्बन डाइसल्फाइड इज CH2। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म। CCl4 is carbon tetrachloride, chloroform is CHCl3। क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। पॉपुलर एग्जांपल इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल प्लस वाटर। अल्कोहल में पानी मिला के लोग पी रहे हो तो आप क्या कह सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पी रहे हैं। कौन से डेविएशन वाला, पॉजिटिव डेविएशन वाला। दूसरा है एसीटोन प्लस ईथर। एसीटोन के कई एग्जांपल हो गए ना, एसीटोन बेंजीन के साथ, एसीटोन ईथर के साथ, एसीटोन CH2 के साथ, अल्कोहल वाटर के साथ, अल्कोहल साइक्लोहेक्सेन के साथ। ऐसे करके याद करना है अपने को। ये पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं सारे के सारे एग्जांपल्स। क्लियर है बात? अब नेगेटिव डेविएशन वाला कर लेते हैं। जस्ट अपोजिट चलेगा नेगेटिव डेविएशन, जैसे उसमें था सारी चीजें क्या होंगी, अपोजिट। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ क्या क्या चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने नेगेटिव डेविएशन में, पॉजिटिव डेविएशन में? फर्स्ट पॉइंट क्या था, टोटल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा था उसमें, इसमें क्या आएगा, कम आएगा। पीटी जो होगा वो लेस देन होगा PA नॉट एक्स जीटा ए प्लस PB नॉट जीटा बी से। और PA को भी अगर अलग से निकालोगे तो वो भी छोटा होगा PA नॉट जीटा ए से। PB को अगर अलग से निकालोगे तो वो भी PB नॉट जीटा बी से छोटा होगा। पॉजिटिव डेविएशन में ये वैल्यू बड़ी थी,
नेगेटिव डेविएशन में क्या हो गई, जस्ट अपोजिट, छोटी होगी। इसमें वेपर प्रेशर कम हो रहा है। वेपर प्रेशर तब कम होता है जब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। सॉल्यूशन बनाने के पहले अट्रैक्टिव फोर्स कम हो और सॉल्यूशन बनाने के बाद अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाए, बढ़ जाए। यही बात हो रही थी ना, क्या बात हो रही थी कि एक में सब्सटेंस में ए इंटरेक्शन है, दूसरे में बी भी इंटरेक्शन है, और जब सॉल्यूशन बना तो कौन सा इंटरेक्शन हो गया, ए बी इंटरेक्शन, नए टाइप का। जब पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे थे तो बोल रहे थे ए इंटरेक्शन, और जो ए बी इंटरेक्शन है उसमें ए बी इंटरेक्शन वीक है, कमजोर था, लेकिन अब की बार इंटरेक्शन क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ए का जो इंटरेक्शन होगा वो ए बी के इंटरेक्शन, सोल्यूशन बनाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। बीबी के कंपैरिजन में भी क्या होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा। जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर अपने आप क्या होगा, वेपर उतनी तेज नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर अपने आप डाउन होगा। ऐसे रिलेट करके सोचना है। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। रीजनिंग क्वेश्चन भी आते हैं ना छोटे छोटे, कि नेगेटिव डेविएशन में क्या रीजन है कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो रहा है, जब सोल्यूशन बना रहे हैं तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ रहा है। जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा तो एक दूसरे को मॉलिक्यूल तेजी से पकड़ेंगे तो वेपर बनने की टेंडेंसी कम होगी। तो वेपर प्रेशर अपने आप क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में कम। और जब वेपर प्रेशर कम होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन। नोट हो गए दोनों पॉइंट, तो बोल दीजिए। ऑनलाइन आवाज आ रही है प्रॉपर? यस मैम। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड में क्या पढ़ा था हमने, डेल्टा वी मिक्सिंग की बात हुई थी। वहां पे डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव था, 0 से ज्यादा था पॉजिटिव वाले में। इसमें क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू 0 से कम होगी, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होगा वी फाइनल क्या है, वी इनिशियल से छोटा होगा या बड़ा, छोटा हो जाएगा ना, तभी तो माइनस में वैल्यू आ रही है। डेल्टा एच मिक्सिंग भी लेस देन 0 होता है। इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए या एंडोथर्मिक के लिए, नेगेटिव वैल्यू एंडोथर्मिक के लिए या एक्सो के लिए, एक्सोथर्मिक। और वो वाले में पॉजिटिव डेविएशन में प्रोसेस कैसा था, एंडोथर्मिक था, उल्टा था। एग्जाम्पल लिख लें इसके, एग्जाम्पल लिख लो इसके नॉन आइडियल के। ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे क्या, करिए, करके दिखाइए रफ में, जरा रफ में ड्रॉ करके दिखाइए आप कर पा रहे कि नहीं। नेगेटिव में क्या दिखाना है, अगर पॉजिटिव समझ आ गया होगा तो नेगेटिव उसका उल्टा बनाएंगे।
नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ ड्रॉ करके देखिए। बना लिया? होता ये, लेकिन होगा क्या, कम होगा ना। आइडियल सॉल्यूशन होता तो ये ग्राफ होता, लेकिन आइडियल नहीं है तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओवरऑल भी अगर होता तो ये वाला होता, लेकिन इससे क्या होगा, कम। डॉट डॉट का मतलब अगर आइडियल होता तो ये होता, नॉन आइडियल है तो ये वाली लाइन। तो ये है पीटी इज इक्वल टू, कौन सा ग्राफ शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पीटी इज लेस देन कम वाले का ग्राफ शो कर रहा है। बन गया? एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका, नेगेटिव का। नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है CaCl3, मिथाइल एल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड, मिथाइल एल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म मिथाइल एल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड प्लस वाटर है, HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर। आपने पढ़ा भी है, एसिड में अगर पानी डालते हैं, पानी में एसिड डालते हैं तो प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक पढ़ा है ना इक्विलिब्रियम में हमने। HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर, ये सारे नेगेटिव डेविएशन है। H2SO4 प्लस वाटर, तीनों जो एसिड है HCl, H2SO4, HNO3, तीनों को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो कैसा डेविएशन वाला बनता है, नेगेटिव। एसिटिक एसिड के साथ भी पानी था, एसिटिक एसिड के साथ भी वाटर था, वो भी नेगेटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन, नेगेटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म के साथ बेंजीन, क्लोरोफॉर्म के साथ कई एग्जांपल हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ बेंजीन, ये भी नेगेटिव डेविएशन है। क्लोरोफॉर्म के साथ डाईइथाइल ईथर,
डाइथाइल ईथर का फॉर्मूला कौन बताएगा? डाइथाइल ईथर का फॉर्मूला कौन बताएगा? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। डाइथाइल ईथर का फॉर्मूला बोलिए। सीखा हुआ है ना आपने? क्लोरोफॉर्म प्लस एसिटिक एसिड। डाइथाइल ईथर का फॉर्मूला बोलो। ईथर सीखा है ना पैक में? C2H5O। डाई है ना, C2H5O C2H5, दो C2H5 लगा दीजिए। डाइथाइल ईथर का फॉर्मूला होगा C2H5O C2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 होल ट्वाइस O। डाई इथाइल ईथर। ईथर का मतलब दोनों इथाइल के बीच में एक ही ऑक्सीजन होगा, ईथर ग्रुप। चलिए, एग्जाम्पल्स भी कर लिए, ग्राफ भी कर लिया, नेगेटिव डेविएशन भी समझ लिया। अब एक क्वेश्चन समझते हैं इसमें थोड़ा सा। नोट हो गया? एक क्वेश्चन है, एसीटोन से रिलेट करके दिया गया है। When we mix, क्वेश्चन लिखिए, when we mix ethanol and cyclohexane, when we mix ethanol and cyclohexane, ethanol and cyclohexane, it shows positive deviation. क्या रीजन है ऐसा कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है? देखिए ध्यान से, मैंने आपको सिखाया कि जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। वेपर प्रेशर के बढ़ने का मतलब होता है मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरेक्शन कम हो रहा है, यानी कि जो फोर्सेस हैं वो क्या हो रहे हैं? वीक हो रहे हैं। पहले के कंपैरिजन में फोर्सेस क्या हो रहे हैं? वीक हो रहे हैं, है ना? तो जब एल्कोहल होता है, मान लीजिए कहीं पे सॉल्यूशन है C2H5OH का, तो C2H5OH में क्या टेंडेंसी होती है? C2H5OH जो होता है ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिल करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इस कंटेनर में C2H5OH था, तो ये C2H5OH जो होगा ये आपस में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कई सारे मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। अगर इसका सोल्यूशन है तो एक्वस सोल्यूशन होगा, तो ये वाटर के साथ भी बना लेता है। C2H5OH जो होता है वो पानी के साथ भी बनाता है H बॉन्ड, तो यहाँ पे भी H बॉन्ड बनते हैं, और अगर केवल C2H5OH है तो उसमें भी H बॉन्ड बनते हैं। ठीक, जैसे ही इसमें साइक्लोहेक्सेन हम लोग एडअप करते हैं, इसमें हमने क्या डाला? C6H12 साइक्लोहेक्सेन जैसे ही डाल दिया, साइक्लोहेक्सेन क्या करता है? जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना उनके बीच में आ जाता है, बॉन्ड को क्या कर देता है?
बड़ा मॉलिक्यूल है क्योंकि साइक्लोहेक्सेन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, C6H12 में, तो बड़ा मॉलिक्यूल है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं तो इनको क्या करता है, तोड़ देता है। तो बीच बीच में C2H5OH के मॉलिक्यूल के बीच बीच में अब कौन आके के बैठ जाता है, साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन जब बीच बीच में आ जाएगा तो क्या करेगा, फोर्सेस को अब वीक कर देगा। H बॉन्ड क्या होंगे, यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे, धीरे धीरे H बॉन्ड खत्म होने लगेंगे साइक्लोहेक्सेन की वजह से। बल्कि मॉलिक्यूल है, साइक्लोहेक्सेन बॉन्ड को क्या करेगा, धीरे धीरे बीच बीच में आकर के ब्रेक कर देगा। जब ब्रेक करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब क्या होगा, नया कुछ बॉन्ड बन नहीं रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो वेपर बनने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, तो कहीं ना कहीं में आप क्या बात बताएंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस केस में तो आपको पता है इस तरीके से टूट रहा है। और कोई केस है, अगर आपको बॉन्डिंग वगैरह नहीं पता है तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे, आप बोलोगे कि डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहे हैं। क्लियर है, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर नेगेटिव का भी समझा दें। देखो, इथेनॉल था लिक्विड, इसके साथ हमने साइक्लोहेक्सेन को मिक्स किया। पहले जब इथेनॉल है तो एल्कोहलिक ग्रुप की टेंडेंसी, अल्कोहल में क्योंकि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो जिस भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन होते हैं उसमें चांसेस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के। तो एल्कोहल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इसमें पड़ा हुआ है। अब साइक्लोहेक्सेन हमने डाला, साइक्लोहेक्सेन एक बल्की मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करता है, इथेनॉल के जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां पे बीच बीच में आके इंट्रोड्यूस होने लगता है, तो उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, ये उस वीक बॉन्ड को, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो उसको तोड़ता है। तो उसको जब वो तोड़ देगा तो अब क्या होगा, अब एसोसिएशन वीक हो जाएगा, तो फोर्सेस वीक होंगे, जैसे ही फोर्स वीक होंगे वैसे वेपर बनने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो वेपर ज्यादा बनेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। नोट हो गया तो बोलिए, ऑनलाइन बच्चों नोट हो गया। हाँ, नहीं अगर पानी है भी तो अल्कोहल इन जनरली तो एक्वस सॉल्यूशन होगा। अगर एब्सोल्यूट अल्कोहल ले रहे हो, नहीं मान रहे हो, वाटर को एज्यूम मतलब वो नहीं कर रहे हो कंसिडरेशन में, तो भी अल्कोहल अल्कोहल के बीच में भी एच बॉन्ड होगा। दो चीजों के बारे में कह रहे हैं तो वैसे तो फोकस दो पे ही करना है, साइक्लोहेक्सेन और अल्कोहल। नोट हो गया ऑनलाइन? यस मैम। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ले लिया हमने, ये नेगेटिव डेविएशन शो कर, तो अगर कोई चीज नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है तो क्यों कर सकती है, कैसे कर सकती है, नए बॉन्ड बन जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर बनने की टेंडेंसी कम होगी, कम होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो नेगेटिव डेविएशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर देखो आप, तो जो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन है
क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है वो इधर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में फंस जाता है। क्लोरोफॉर्म का ये हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और पास में Cl भी होता है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी घेरे हुए। तो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो क्या बन रहा है, दोनों के बीच में नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। पहले कोई बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, CH-Cl3 अपना पड़ा हुआ था, ये अपना अलग था। दोनों को जब मिक्स किया तो इन दोनों के बीच में कैसी बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो नया बॉन्ड बन गया ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो डेविएशन कैसा होगा, पॉइंट क्लियर है। एक को लिगेटिव प्रॉपर्टी और पढ़ी जाए आज, पढ़ा जाए, पक्का पढ़े। एक दो फॉर्मूला थोड़ा निकालते हैं, एक दो और फॉर्मूला निकालते हैं, RLVP से रिलेट करके एक दो फॉर्मूला निकाल रह गए, फिर नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हम लोगों ने फॉर्मूला कल निकाला था, क्या था, PA माइनस PO बाई PO था कि PA था, ये था। अभी सही है, अभी सही है, ये था। यहाँ पे क्या आया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया था, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या था, NB बाई Na प्लस NB, यही था ना। A है सॉल्वेंट और B है, ठीक है। तो ये था PA नॉट माइनस PA बाई PA, ये चीज थी जिसमें PA नॉट था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और PA था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यही था ना। PA था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और PA नॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये कल हम लोगों ने बात करी थी। अगर इसको हम लोग रिवर्स करें ऐसे, एक दूसरा रिलेशन निकालने के लिए इसको रिवर्स कर, PA नॉट बाई PA नॉट माइनस PA, इसको रिवर्स कर दो, Na प्लस NB बाई NB, है ना। और इसको Na बाई NB कर दीजिए और यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, क्या कहते हो।
ओके, अगर इस 1 को इधर ले आओ, -1 कर दो तो क्या बनेगा? -1 कर दोगे तो इधर क्या बन जाएगा? बनाओ जरा। PA0 माइनस PA0 प्लस PA0 माइनस PA, तो ये तो कट जाएगा आपका। आप बोलोगे मैम करना क्या चाह रहे हो? क्या बन गया ऊपर? ऊपर आ गया PA बाई PA0 माइनस PA। NA बाई NB। ये भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये किसका है वेपर प्रेशर? किसका है? सॉल्यूशन का। ये क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग कह सकते हैं इसको, PA0 माइनस PA को लोअरिंग कह सकते हैं, इज इक्वल टू NA बाई। कोई समस्या? NA बाई NB इज इक्वल टू क्या गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब आपको रिलेशन निकालने आना चाहिए, बाकी सारे क्वेश्चन आपके एक फॉर्मूला से निकल जाते हैं, है ना। वो तो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। कभी कभी रिलेशन दे देते तो फिर रिलेशन अगर बच्चे को निकालने इधर उधर करने नहीं आता है तो वहां पे उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बाकी आपका सारा क्वेश्चन ये जो ये वाला फॉर्मूला है ना, जीटा बी वाला, इससे सब निकलेगा सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये जीटा बी है, इसको जीटा ए के फॉर्मेट में और इसमें रिलेशन निकालना चाहो तो निकाल लोगे क्या? जीटा बी को 1 माइनस जीटा ए करके निकालो जरा, जीटा बी और इसका रिलेशन क्या बनाओगे सॉल्व करके, 1 को इधर उधर ले जाके। ये वाला समझ में आया सबको? ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चा पार्टी आ गया। अब मैं कह रही हूँ जीटा ए से रिलेशन निकालने को, जीटा ए क्या आ रहा है? PA बाई PA0 आ रहा है जीटा ए। ये कौन सा रिलेशन है? सबसे पहले शायद यही बताया था, PA इज इक्वल टू जीटा ए मल्टीप्लाइड बाई PA0, है ना। वही आ जा रहा है ना। जीटा इज इक्वल टू क्या आया? PA बाई, यही आया ना। चलिए अब सवाल करके बताएंगे कोई? कभी कभी क्वेश्चन में लिख देते हैं सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। सोल्यूशन को क्या लिख देते हैं? वेरी डाइल्यूट। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि मोल्स ऑफ
सॉल्यूट को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। सोल्यूशन अगर बहुत डाइल्यूट है तो फिर उसमें सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम होंगे ना, तो उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशन क्वेश्चन में लिखी होगी कि सोल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, ऐसा करके आपको अलग से पता चल जाए। ऐसे स्पेसिफिक लिखा है वेरी डाइल्यूट, तो अपना फॉर्मूला बनता था NB बाई Na प्लस NB, ये वाला बनता था ना, इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, RLVP PA नॉट माइनस PA बाई PA नॉट, ये बनाते थे, है ना। तो जब भी डाइल्यूट कह दिया आपने, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में जो जिसको भी जो सब बहुत छोटा होता है उसको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, प्लस या माइनस में नेग्लेक्ट कर सकते। तो यहाँ पे जो ये NB है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो NB को अगर नेग्लेक्ट कर दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नीचे वाला ही NB नेग्लेक्ट होगा क्या, ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसका मतलब सॉल्यूट इसमें बहुत कम है। सॉल्यूट ए कहाँ है, सॉल्यूट तो बी है, ये तो सॉल्वेंट है। सॉल्यूट बी है, शुरू से बी लेके चलो। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है कि भाई क्या, अगर कोई चीज अलग से लिखी है कि वेरी डाइल्यूट वेरी वेरी डाइल्यूट, इस तरीके की लैंग्वेज, तो देखना है डाइल्यूट का मतलब होगा सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट क्या है बहुत कम है। तो सॉल्यूट के जो मोल्स होंगे उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन केवल किसमें, जहां पे ऐड कर रहे हो जहां पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वहां पे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, बोलिए आपसे क्या हो जाएगा, हाँ कह सकते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो नहीं पढ़ा दें कुछ इस पे, तो एक सवाल करवाना चाह रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा मिल जाए तो। चलो चलो एक एक तो कर लो अच्छा सा कुछ। क्वेश्चन है 1 मोल बेंजीन, 1 मोल बेंजीन है आपका, पी नॉट दिया हुआ है बेंजीन का 42 mm, 2 मोल टोलुइन है, इसका पी नॉट दिया हुआ है टोलुइन का 36 mm, लिखा हुआ विल हैव, ऑप्शंस हैं टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 38 mm। सेकेंड ऑप्शन है मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ऑफ बेंजीन एबव लिक्विड मिक्सचर, मोल फ्रैक्शन ऑफ
वेपर ऑफ बेंजीन, vapor of benzene above liquid mixture is 7/19। ये YA दे रहा है, वेपर का दे रहा है यानी YA दे रहा है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और लास्ट ऑप्शन है नेगेटिव डेविएशन। मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट समझ गए ना? हाँ बोलिए। पहले पी टोटल निकालो, पहला ऑप्शन चेक करो, पी टोटल निकाल के पी टोटल की वैल्यू क्या आ रही है। मोल दे रखे तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। पी टोटल निकालो। आराम आराम से करिए, समझते हुए, हड़बड़ी नहीं है। 38 ही आ रहा है। हाँ? 38 आ गया ना तुम्हारा। इन्होंने दे रखा है वेपर प्रेशर कितना है, 38 है। अगर 38 तुम्हारा कैलकुलेट करने से भी आया और इनका डेटा भी 38 आ रहा है तो सेम हो गया ना, तो आइडियल बन गया। तो आइडियल बन गया तो पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा ही नहीं, है ना? पी टोटल कैलकुलेट करें। पी टोटल कैसे आएगा, पी ए नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट एक्स बी से ही तो आएगा। और वैसे भी याद रखना, बेंजीन टोल्यूइन का नेचर एक सा होता है। नेचर जब लिक्विड्स के एक से होते हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ये शायद आइडियल में एग्जांपल में बताया। पी टोटल कितना आ जाएगा, पी ए नॉट कितना था 42 और मोल्स कितने थे इसके, इसके 1 थे, इसके 2, यही था ना। पी बी नॉट कितना था 30, मोल्स 2 है, तो ये बन गया 42/1/3 और ये बन गया 36। तो ये 14 बन गया और ये 24, तो कितना आ गया आपका 38। तो वेपर प्रेशर कितना आ रहा है पी टोटल 38। ए ऑप्शन तो सही हो गया अपना। ठीक, दूसरा क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालो वे उसका, किसका निकालना है, वेपर का। मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ऑफ बेंजीन एबव लिक्विड मिक्सचर, बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन का प्रेशर इतना है ना, वाई ऑफ बेंजीन निकालना है, वेपर का निकालना है ना। तो बेंजीन की वजह से कितना प्रेशर क्रिएट हुआ डिवाइडेड बाय पी टोटल, ऐसे ही तो निकालना सिखाया था आपको वेपर का। तो इसकी वजह से कितना क्रिएट हो रहा था 14 ना,
और पी टोटल कितना आया 38। तो 14/38 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7/19। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग उस तरीके से इस वैल्यू से नहीं, उससे नहीं पता लगेगा। पॉजिटिव नेगेटिव हमको पता लगेगा एग्जाम्पल से कि बेंजीन और टॉल्यूइन का कैसा होता है, आइडियल होता है। ये तो इन्होंने वैल्यू बता दी है कि इतना आएगा। पॉजिटिव में बताया, बेंजीन टॉल्यूइन आइडियल ने बताया, पॉजिटिव ने मैंने नहीं है, आइडियल में। वो उससे नहीं देख सकते, वो तो वैल्यू दे दिए ना। एग्जाम्पल से कि हमें अगर एग्जाम्पल पता है तब बैठ पाएगा ये वाला। थर्ड और फोर्थ को हम तभी चेक करते हैं जब एग्जाम्पल पता है, तभी कर लेंगे ऐसे सवाल। बोलिए जनता जनार्दन। चलिए नया वो सिखा दें आपको, नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सीखते हैं। नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकंड नंबर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पहले कौन बताएगा, जल्दी से बता दें, 1-2 मिनट में जल्दी से बता दें। होता क्या है बॉइलिंग पॉइंट? ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगता है। अच्छा, और कोई? ये कह रही 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो पानी का होता है। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है क्लास, देखिए नोट करने की जरूरत नहीं है। ये कोई लिक्विड है, ठीक, ये लिक्विड बॉयल ही तब करता है जब इधर का जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा ना, एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर होगा, हम लोग ये मानते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर 180 मान लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर है, एक्सटर्नल प्रेशर 180। कोई लिक्विड बॉयल होना तब स्टार्ट होता है जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। उसकी वेपर्स बनना स्टार्ट हुई, वेपर बनी, और वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर हो जाता है तब हम लोग बोलते हैं कि वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है। और उस टाइम पे अगर थर्मोमीटर लगा के टेम्परेचर नोट करोगे तो उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है बात? तो एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग क्या लेते हैं 1 atm लेते हैं इन जनरली, है ना। तो हम लोग ये बोलेंगे कि किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर जिसपे उसका क्या हो जाए वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाता है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर चला जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट और बोलते हैं बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, है ना। तो लिख लो जरा, डेफिनेशन लिखो बॉइलिंग पॉइंट की पहले, फिर आगे चले हम लोग। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख लीजिए, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड becomes equal to 1 atm। उसका वेपर प्रेशर कितना बढ़ जाए
1 atm तक चला जाए, तो अब उस टाइम पे जो टेम्परेचर नोट करोगे उसको क्या बोलोगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट। नोट हो गया? एक लाइन तो लिखिए, इतना क्या नोट कर रहे हो बच्चों? अब यहाँ पे हम एक ग्राफ खींच रहे हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। टेम्परेचर केल्विन में है, किसी लिक्विड या सॉल्यूशन, इन सब का वेपर प्रेशर देख रहे हैं और किसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, टेम्परेचर के बीच में। मान लीजिए कि यहाँ पे प्रेशर है 180, ये जो लाइन है यहाँ तक प्रेशर पहुंच जाएगा तो उसको क्या बोलोगे, 180 बोलोगे। तो ऐसा देखा गया कि इस तरीके से ग्राफ मिल रहा है, ये सॉल्वेंट के लिए है, ग्राफ मिल रहा है किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये देखिए यहाँ पे इस टेम्परेचर पे जा करके 1 atm के बराबर हो रहा है। वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पे 1 atm होगा उस टेम्परेचर को नोट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब क्या किया हमने, इस सॉल्वेंट में हमने मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या मिलाया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए इसका ग्राफ नीचे आ रहा है। ये क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर है ये वाला ग्राफ, और ये सॉल्यूशन है कैसा, सॉल्वेंट प्लस क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ध्यान से देखो, अगर किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टेम्परेचर पे, तो आप देखोगे क्या होगा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, इसका कम होगा, इसीलिए सोल्यूशन का नीचे की तरफ आ रहा है। और हम लोग पढ़ भी चुके हैं आरएलवीपी कि वेपर प्रेशर कम होता है सोल्यूशन का, इसीलिए पूछते कभी कभी ग्राफ बना के, इसका ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। अब ये सोल्यूशन के लिए ग्राफ खींचा, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm इस पॉइंट पे हो रहा है, तो अगर इसको नीचे की तरफ मिलाओगे तो जो टेम्परेचर मिलेगा उसको आप बोलोगे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हो टीबी। क्या नाम देते हो इसको, इसको टीबी नॉट, इसको क्या बोला, टीबी। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे टेम्परेचर टीबी नॉट था, यहाँ पे क्या है, टीबी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिलाओगे वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और वेपर प्रेशर जब डिक्रीज करेगा तो उसको 1 atm तक जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। बॉइलिंग कब स्टार्ट होगी, बॉइलिंग पॉइंट कब डिनोट करते हैं, जब प्रेशर कितना हो जाए, 1 atm। सॉल्वेंट तो इतने ही टेम्परेचर पे 1 atm अचीव कर लिया, सॉल्यूशन क्या है, और ज्यादा टेम्परेचर पे 1 atm अचीव कर रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर तो कम हुआ, लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो गया सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बढ़ गया।
जितना बढ़ेगा वैल्यू उसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जितनी वैल्यू बढ़ेगी उसको क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लिखते हैं डेल्टा टीबी, और वो वैल्यू क्या होगी? टीबी माइनस टीबी नॉट हो जाएगी। टीबी माइनस टीबी नॉट हो जाएगी। ये बात सबको समझ आती है? मान लो वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर बॉयल हो रहा है आपका 373 केल्विन पे, है ना। अब उसमें कोई यूरिया मिला दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तो अब वो मान लो 375 केल्विन पे होने लगा, तो आपका डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा? 375 माइनस 373, है ना। तो 3 डिग्री आ जाएगा डेल्टा टीबी। क्लियर है? तो वेपर प्रेशर कम होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर क्योंकि कम हो जाता है, तो उसको 1 atm तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, इसीलिए इसको टीबी देना पड़ रहा है बॉइलिंग के लिए। इस पे टीबी नॉट है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो टीबी नॉट क्या होता है? छोटा होता है टीबी से। डेल्टा टीबी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, नॉन वोलेटाइल तब हो रहा है। यहां तक बात हो गई तो बोलिए आगे करें। लिख लिया? अब देखा गया कि ये जो डेल्टा टीबी है ये सॉल्यूशन की मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एम क्या है यहाँ पे? मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालना जानते हैं? डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है केबी। एक कांस्टेंट आता है केबी। केबी को बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या एक और नाम है बॉइलिंग की बेसिस पे। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए आया तो इसलिए ये भी नाम है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के बी। डेल्टा टीबी क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ा। के बी था इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एम था मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? के बी अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो? डेल्टा टीबी बाई एम। अगर इस केबी की यूनिट निकालनी है तो बोलिए क्या होगी यूनिट केबी की? डेल्टा टी को केल्विन लीजिए, केबी की यूनिट क्या होगी गार्गी? केल्विन। मोलैलिटी की होती है मोल पर केजी, तो केजी ऊपर चला जाएगा ना, केल्विन केजी पर मोल निकाल लेंगे। केल्विन केजी पर मोल। कोई समस्या? बोलिए बच्चा पार्टी। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के सारे सवाल इससे निकलेंगे। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी। मोलैलिटी कैसे निकालते थे?
मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते थे ना, NB ले लिया डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का क्या लेते थे, मास, किसमें, केजी में। मोलैलिटी का यही फॉर्मूला था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे लिख लीजिए Kb इज फिक्स्ड फॉर एनी सॉल्वेंट, ईच सॉल्वेंट। Kb इज फिक्स्ड फॉर ईच सॉल्वेंट, Kb की वैल्यू फिक्स्ड होती है। क्वेश्चन में गिवन होगी Kb की वैल्यू फिक्स्ड होती है फॉर ईच सॉल्वेंट। कोई दिक्कत हो तो बोले, पक्का। चलिए अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, प्यारा प्यारा। 4 टॉपिक पे सवाल आते हैं, एक RLVP था, दूसरा ये है डेल्टा TB पे आता है, फिर TF पढ़ेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, और लास्ट में छोटू सा टॉपिक है बेंट हॉफ फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब चैप्टर थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक में खत्म होगा। चलिए नोट कर लिया ना सबने, सवाल कर लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जेई का ही कर लो। बहुत स्लो तो नहीं चल रहा है बच्चों, बच्चों नहीं बोलेंगे बच्चे, स्लो तो नहीं हो रहा है ज्यादा? ऐसा लग रहा है ये तो बहुत ही इजी बात बता रही हूँ, ये तो हमको पता ही थी, एक ही बात क्या बार बार चल रही है। ऐसा लगे तो बोल देना, फास्ट कर लेंगे। फास्ट भी किया जा सकता है। एटीन ग्राम वाटर, लिख लो सवाल इसमें नहीं दिख रहा तो। 18 ग्राम वाटर dissolve in 1 kg, sorry, 18 gram glucose dissolve in 1 kg water। 18 gram glucose dissolve in 1 kg of water। At what temperature will the water boil? At what temperature will the water boil? ब्रैकेट में लिखा हुआ है at 1 atm, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 atm, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली। Kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole, 0.52 Kelvin kg per mole। क्या बोला है, 18 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया है कितने में, 1 kg वाटर में, और पूछ रहे हैं एट व्हाट टेम्परेचर वाटर विल बॉयल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 atm, एट 1 atm। के भी दे रखा है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन सा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के मोल्स निकालिए, मोलेलिटी निकालिए,
डेल्टा टीबी निकालिए। जीरो पॉइंट 05 देखो अब इस क्वेश्चन में जैसे क्लास देखिए, इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ नहीं है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 373 केल्विन। ये अपने को लेके चलना है एज्यूम करके। और बोल रहे हैं जब ग्लूकोज ऐड कर देते हो तो कितने पे बॉयल होगा, इसका मतलब आपसे पूछ रहे हैं क्या, टीबी सॉल्यूशन कितने पे बॉयल होगा ये पूछ रहे हैं। तो आप फॉर्मूला लगा के पहले डेल्टा टीबी निकाल सकते हो, फिर टीबी नॉट मालूम है तो टीबी निकल आएगा। निकालिए, कोशिश कीजिए। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम लगा दीजिए। सारांश लगाओ, निकालो भाई। मोलेलिटी का भी फॉर्मूला पता है, केबी भी दे रखा है, तो डेल्टा टीबी नहीं निकाल पा रहे हो? कितना आ रहा है डेल्टा टीबी? 0.52 आ रहा है। तो बस डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट ही तो होता है। हाँ, 0.052 कैसे आ रहा है? मोलेलिटी आ रही है इतनी। ठीक, चलो निकालते हैं, चेक करो। गौरांगी तुम आंसर मत निकालना, मुस्कुराते रहना। ये 0.52 है, मोल निकालते हैं इसके। 18 ग्राम है और 180 होता है मोलर मास। गिवन मास बाई मोलर मास हो गया, है ना? और सॉल्वेंट 1 kg है, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी बन गई? 0.052। डेल्टा टीबी आ गया। अब आपसे डेल्टा टीबी नहीं पूछा है, क्या पूछा है? टीबी सॉल्यूशन का। तो निकाल लेंगे। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, यही तो होता है। ये आ गया 0.052। टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू 0.052। तो टीबी इज इक्वल टू 0.052 प्लस टीबी नॉट कर देंगे। टीबी नॉट आपको बता दिया है, 273 लेना है, तो 273.052 केल्विन ये आ जाएगा, इतने पे बॉयल होगा। 373, सॉरी। बात समझ आ गई? डेल्टा टी भी निकाल लिया था सबने। सॉल्यूशन का निकालना था, सॉल्वेंट का आपको पता है 373, तो आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी डेटा इसमें ऊपर नीचे करके आपको क्वेश्चन बना सकते। एक ग्राफ का करा दें, अच्छा सा सवाल, बढ़िया सा, रिसेंट ईयर में आया हुआ है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आया? कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं आया तो बोल दीजिए बच्चे। चलो बोर्ड पे देखिए। गौरांगी आवाज नहीं आए। ये लाइन 1 एटीएम की है ना? ग्राफ बना हुआ है सर।
ये अलग अलग टेम्परेचर दिखाएंगे। 80 है, 81 है, 82 है, 80, किसी की आवाज कंटिन्यूअस आ रही है। 80, 81, 82, 83 टेम्परेचर है। बोल रहे हैं क्वेश्चन में वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है फॉर अ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट सिस्टम। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट सिस्टम के लिए ग्राफ है ना। तो बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन। दूसरे क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। ये ग्राफ दे रखा है, बोल रहे हैं ये सिस्टम है किसका, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट का। तो बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, बता दीजिए जल्दी से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। 82, ध्यान से सोच लो। हम्म, 82, अच्छा। और सॉल्यूशन पूछ दें तो 83, ठीक है, सही है। कैसे पता लगा, ये ऊपर वाला ग्राफ किसका है, सॉल्वेंट का, ये हमको नॉलेज होनी चाहिए। नीचे वाला ग्राफ किसका होगा, सॉल्यूशन का। इन्होंने बताया नहीं कौन सा है ना। हमने पता लगाया कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा, तो सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे आएगा। तो नीचे वाला ग्राफ सॉल्यूशन का है। अब देख लीजिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm किस टेम्परेचर पे हो रहा है, 82 पे। तो 82 क्या हो गया, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन 1 atm कितने पे जा रहा है, 83 पे। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेते क्वेश्चन में तो कितना होता, 1 हो जाता ना। अगर डेल्टा टी भी पूछ लेते तो क्या हो जाता, पूछा क्या था, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट केवल पूछा है ना। 23 में आया हुआ है क्या, जे का। आप कर लेंगे, कर लेंगे। एक और अलग टाइप का करा दे कि नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करा दे, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट करा दे। तो टाइम नहीं है तो चलो सवाल में, नया नहीं शुरू करना है तो काम तो करना ही है ना, ऐसे टाइम तो नहीं वेस्ट करना। एक क्वेश्चन करके अब क्लास खत्म करेंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, प्यार से करेंगे और ध्यान से करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ करी तो फिर समझ लीजिएगा। होमवर्क मैं नहीं देती हूँ क्योंकि होमवर्क आप करके नहीं आते हो। होमवर्क अगले दिन मुंह बना के बैठे रहोगे, बोलोगे होमवर्क करके नहीं आए हैं, वो सब बेकार होती है बातें। खूब पूछ रहे हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, बम्पर। बड़ा सवाल तो दे ही नहीं सकते अभी आपको, छोटा ही देना पड़ेगा मुझे।
आप ऐसे करते हो बच्चों? कितने सारे बच्चे होते हैं, बोलते हैं हमें पढ़ाते रहिए पढ़ाते रहिए, और आप बोलते हो मैम छोड़ दीजिए, मैम हो गया। मिल भी नहीं रहा सवाल। आपकी किस्मत में ही नहीं है लगता है। किसका? सॉल्यूशन मिल गया containing 2 gram of non-volatile solute in 20 gram of water boils at 373, अरे उसी क्वेश्चन को घुमा दिया, 373.52 केल्विन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, कैलकुलेट करना है। वाटर बॉइल्स एट 373 केल्विन। Kb for water is 0.52। चलो, मोलर मास निकालना है उसका, मोलिकुलर मास। वही सवाल था क्या? डेटा सेम से हो गए ना। चलो जी करो, लास्ट शीट निकालो आंसर। करांगी, तुमने कोई आंसर नहीं दिया। ऑनलाइन बच्चे कोई आंसर नहीं दे रहे, अभी ऑनलाइन आंसर दीजिए। सारांश क्वेश्चन निकालो भाई, क्या कर रहे हो? सॉल्यूट 2 ग्राम, सॉल्वेंट 20 ग्राम, सॉल्यूशन बॉयल हो रहा है, टीबी 373.52, टीबी नॉट 373, केबी भी दिया हुआ है। जल्दी से आंसर दे दो। तुमने क्या दिया था आंसर? 180। दीवा क्या कर रही हो? क्वेश्चन करो, क्या सोच रही हो? अरेंज आंसर निकालो, मैं बाहर दूंगी क्लास के। शैतानी ना करें। अवनी, आंसर चाहिए मुझे। अनन्या, प्रीतिका, ऑनलाइन बच्चों को नहीं आ रहा बिल्कुल। हेलो हेलो, ऑनलाइन। हाँ 100 आ रहा है। अब सब कहेंगे हाँ 100 आ रहा है।
डेल्टा टी भी निकाल ले पहले, इससे निकल आएगा। टीबी दे रखा था 373 पॉइंट, तो 0.52 आ गया टीबी, डेल्टा टीबी। अब लगा सकते हैं फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी भी 0.52 है और ये डेल्टा टीबी भी 0.52 हो गया, तो मोलैलिटी कितनी आ गई? 1 आ गई। मोलैलिटी क्या होती है? गिवन मास बाय मोलर मास, और यहाँ पे सॉल्वेंट का मास लेते हो किसमें? केजी में। गिवन मास कितना है? 2, मोलर मास निकालना है, और सॉल्वेंट का मास कितना था? 20 था क्या? सॉल्वेंट का मास कितना था? 20 ग्राम। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना? तो क्या बन जाएगा? मोलर मास इज इक्वल टू 100 आ गया। खुश हैं? चलिए आज की क्लास आपकी करते हैं। बाय बच्चों।